आज हम पढ़ेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपको बताया था इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है आपके पास तो आपका ऐसे का कंटेंट भी डेवलप नहीं होगा आपसे। विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग चलेंगे तो यू विल फंबल एंड जंबल, आपको कोई ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं होगा, कोई कोहेरेंस नहीं होगा, फ्लो ऑफ थॉट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब जस्ट अ पीस ऑफ राइटिंग दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि 50% आपका ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो आई विल नॉट बी रॉन्ग। आगे इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे दें। पहले भी डिस्कस हुआ था। दिमाग में चीज़ों का सोचना, जनरेट करना है, थोड़ी देर स्टे करना उस टॉपिक पर, दिमाग में सोचना, फिर पेपर पे लिखना, और आइडियाज़ को डिफरेंट डायमेंशन में सोच के लिखना। ठीक है। सिंपली क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन। यानी कि देखिए, हमारे पास कोई भी टॉपिक आ गया पर हमारे पास ज़ाहिर है इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते। 5-10 मिनट लगता है कि हमें ये टॉपिक तो थोड़ा मुश्किल है हमारे पास, तो आइडियाज़ नहीं होंगे। पर आपके पास नॉर्मली आइडियाज़ होते हैं, वो आपके होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। पता है किसी को माइंड की कौन कौन सी? एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, 3 माइंड होते हैं आपके। सबकॉन्शियस को हम पढ़ते ही नहीं, हम सिर्फ कॉन्शियस को पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में, हमारी यूनिवर्सिटी में सबकॉन्शियस माइंड पे कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं सिखाता। पर यकीन करें, इंसान की जितनी भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है या इवन पूरी सक्सेस है, करियर है, वो सबकॉन्शियस पे ज़्यादा बेस करता है। और सबकॉन्शियस इज़ मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि सिर्फ बुक रीडिंग से या दूसरी चीज़ों हमारे पास नॉलेज नहीं आता। नॉलेज की कौन सी चीज़ें होती हैं? 3 सोर्सेज जो होते हैं नॉलेज गेन करने के, कौन से होते हैं? नहीं, ये चीज़ें सेंसेस नहीं पूछ रहा, लेकिन नॉर्मली हमारे पास 3 सोर्सेज होते हैं इन ऑर्डर टू गेन सम नॉलेज। एक होता है आपकी रीडिंग या स्कूलिंग वॉट एवर, एक होते हैं आपके एक्सपीरियंस लाइफ में, एक होता है सबसे मेन चीज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि इमेजिनेशन टाइप का कुछ इस तरह। ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल होती है। अब बेशक किताबों से ना पढ़ो, अगर ऑब्जर्व अच्छा करते हो सोसाइटी को अराउंड यू तो आप बहुत सारी नॉलेज होगी आपके पास। तो हम सिर्फ रीडिंग को और हम स्कूलिंग को समझते हैं कि इससे नॉलेज आता है, ऐसा नहीं होता। एक बच्चे के पास बेशक उसने कुछ ना पढ़ो फिर भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं उसके पास। एक अनपढ़ किसी गांव का उठा लें, उसने एक क्लास नहीं पढ़ी होती, उसके पास नॉलेज होता है। वाई? बिकॉज ही हैज़ ऑब्जर्व थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये फोटो, ये इमेज थोड़ा चेक करें। ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बता रहा है। सबको नज़र आ रहा है? सिंपल इसको गौर करें, ये क्या बता रहा है आपको? कोई इसको करेगा इंटरप्रेट? व्हाट डज इट रिफर टू? सॉरी, ये टॉपिक है कोई मतलब अर्थ के बारे में कुछ भी आप सोच सकते हो। सर जितना ज़्यादा आपने ऑब्जर्व किया होगा, डेवलप किया होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा, तो आपको लिख सकते हो। वो तो है, पर थोड़े सिंपली बी रेलेवेंट टू दिस इमेज। सिर्फ इमेज पे रह के सोचें। आप करें पेपर आइन में ये भी है, तो मुझे पूरी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं, आपके पेपर है उसके ऊपर जो आइडिया है वो तब करें, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। देखिए, सिंपल सा ये जो बल्ब है ये आपका माइंड है, क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग यू डोंट हैव एनी आइडिया एट ऑल। फिर यू मतलब पुट अ पेन एंड पेपर आपके पास होता है, फिर आपने उस टॉपिक पे आइडियाज़, फ़िलहाल तो आपका माइंड ब्लैंक होता है। इसको हम कहते हैं मेंटल ब्लॉक या राइटर्स ब्लॉक। वो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक को हटाना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। पेन भी आपके पास, सब कुछ है। फिर हमने उस टॉपिक पे कैसे सोचना है, मतलब वी हैव टू कीप द वर्ल्ड इन आवर माइंड। पूरी वर्ल्ड है एग्जाम्पल्स के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए,
जितना भी कंटेंट है पूरे वर्ल्ड से भी आ सकता है। यानी कि नॉलेज इतनी बड़ी चीज़ है, आप डिफरेंट आइडियाज़ कहीं भी कोने से दुनिया के उठा सकते हैं। सिर्फ अपने आप को बाउंड ना करें कि डायमेंशन में, यू हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। तो पूरी दुनिया का नॉलेज आपके सामने, वो जस्ट आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है। दैट शुड बी फोकस्ड एंड रेलेवेंट। काफ़ी दफ़ा हम ऐसा करते हैं, कुछ इरेलेवेंट आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, फिर जब आपका पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज पूरी हो जाती है फिर हम करते हैं ऑर्गेनाइज कि कौन सी चीज़ रेलेवेंट है, कौन सी इरेलेवेंट। ये भी कर सकते हैं। मतलब नॉलेज के लिए कोई भी टॉपिक उठा लें आप, पूरी दुनिया आपके पास, मल्टी डायमेंशनल होकर सोचना है आपने। नेक्स्ट, जो डेफिनेशन है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वो पूरी कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़ और सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब ये सिर्फ ऐसे के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए होता है। अब बिजनेस कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। कोई भी किसी कंपनी कोई इशू फेस्ड है तो आप आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है, वॉट एवर, या इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग। पर यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को सिर्फ फोकस करेंगे ऐसे राइटिंग के लिए। सिंपली इसको हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं। देखिए, एक कोई भी टॉपिक दे दूँ आपको, अब जिसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा अच्छी होगी उसकी क्वालिटी ऑफ आइडियाज़ ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी क्रिएटिविटी स्किल्स ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट, सिंपली जो मेरा अपना डेफिनेशन है, जो मैंने पूरे प्रोसेस को समझा, मैंने वही बता रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज़ फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड। ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम सबकॉन्शियस माइंड से आइडियाज़ निकाल के कॉन्शियस माइंड में लाते हैं, वो आपके वर्ड्स बन जाते हैं। कॉन्शियस माइंड को पता होता है, यानी कि सेकंड में पता होता है कि मेरे पास क्या है। पर असल में जब चीज़ें आपको पता ही ना हो, जब सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हो, तो फिर कॉन्शियस माइंड आपका बेकार हो जाता है। तो आपको सोचना पड़ता है, फिर कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होते हैं आइडियाज़। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, समझना आपको। ये किसी की कोटेशन है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ 30,000 मोर टाइम्स मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। इतना पावरफुल है, पूरी लाइफ को बदल सकता है। आप किसी ने बुक पढ़ी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मर्फी की? बेहतरीन किताब है। अगर पढ़ना, उसको समझना है क्या चीज़ें हैं, तो उसको लाजमी पढ़ें। जब हमारे पास पेपर आता है ऐसे का, फॉर एग्जांपल, अब कोई पेपर हमने दे दिया, उसमें 10 टॉपिक्स आ गए आपके पास। फ़िलहाल जब हम टॉपिक सिलेक्शन करते हैं, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ जाते हैं, तो आपके पास ये सिचुएशन होती है। पहले तो आपको पैनिक होता है कि यार मुझे तो पता नहीं कैसे पास होऊंगा, इतने बड़े टॉपिक्स हैं, मेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है। डर होता है। फील करें सिचुएशन में, आपको मैंने पेपर दे दिया, CSS में बैठे हैं, 3 घंटे में आपने पेपर करना है, और आपने 2 साल तैयारी की है, 3 साल की है, सेक्रीफाइसेस किए, वो तो पैनिक होगा, प्रेशर होगा आपको। तो फिलहाल वो पैनिक आपको थोड़ा करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वो मेंटल ब्लॉक को क्रिएट करता है वो। ठीक है, फिर क्या होता है, एक दूसरा साइकोलॉजी में हम कहते हैं ब्लैंक पेज फियर। आपके पास खाली कॉपी पड़ी है, कुछ नहीं लिखा, तो दैट विल जनरेट फियर इन योर माइंड। ठीक है, साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ। तीसरा इन चीज़ों से बनता है मेंटल ब्लॉक। ये 2 रीजन्स ऊपर वाली दे कॉज मेंटल ब्लॉक या राइटर्स ब्लॉक, और वो ब्लॉक हर दुनिया में हर किसी के पास होता है। कोई भी कितना बड़ा नॉवलिस्ट हो, स्टोरी राइटर हो, कितना बड़ा राइटर हो, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बगैर नहीं लिख सकता, और उसके पास भी जो है मेंटल ब्लॉक हो, आइडियाज़ नहीं आएंगे अचानक से। दुनिया कोई भी राइटर हो, कितना भी बड़ा जीनियस क्यों हो, उसके बाद ये नहीं कि बस आपने कहा इस टॉपिक पर लिख लो, वो लिख लेगा। बेशक उसने PhD की हो, कुछ भी किया, या कोई बुक लिखते मतलब वो 1 महीने में लिख लेगा, इम्पॉसिबल। अच्छी बुक लिखने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो ज़ाहिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, डिफरेंट चीज़ें देखनी है होगी।
तो ये हमारी बिफोर एग्जामिनेशन कंडीशन ये होती है। समझ आ रहा है? आप में से कोई ऐसा है वो कह जो कहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा? कोई भी यार हो सकता है, कोई भी एक बंदा। मतलब जो मैंने तीसरा लेक्चर है मेरा आज, 3 लेक्चर्स में उसको कुछ ज़्यादा पल्ले ना पड़ा, ऐसा बंदा है आप में को? आई थिंक होना भी चाहिए। कोई नहीं, ऑनेस्टली बता दें यार, इसमें कुछ नहीं है। देखिए याद वाली अगेन वो रोट लर्निंग है, वो क्रैमिंग है, क्रैमिंग रट्टा, रोट लर्निंग जिसको कहते हैं। वो देखिए कहीं आपका मतलब छक्का लग जाए तो पॉसिबल है पास हो जाए, पर हर जगह नहीं लगेगा। और CSS के जो अब टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ठीक है, और CSS के जो लेवल के टॉपिक्स हैं, मैं चैलेंज करता हूँ आप बगैर ब्रेनस्टॉर्मिंग के वही रोट लर्निंग नहीं लिख सकती। मतलब कुछ चीज़ें लिख सकती है, अब ये नहीं कि पूरा का पूरा ऐसे छाप के आ जाए जो आपने रटा हुआ है फुली। पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ऐसे नहीं होगी। देखिए वो तो बेसिक है, वो तो देखिए पढ़ना ये तो बेसिक है, इसको हम तो ज़ाहिर है जो पढ़ेगा वही तो आगे लिखेगा। मैंने शुरू में कहा था लेक्चर्स में, क्या कहा था? लिखने के लिए आपको एक थिंकर होना चाहिए। थिंकर कैसे होता है? पढ़ के। तो ये जो एक स्टूडेंट ने शायद मुझे पूछा था कि सर इंग्लिश भी रिक्वायर्ड है, मैं तो वो ज़ाहिर है जिस तरह वो ना उसका रूमी का एक शेर था, ज़बान यार मन तुर्की व तुर्की नमी दानू, कि मेरे यार की ज़बान यानी कि उसके जो मुर्शिद था शम्स तबरेज़, उसकी ज़बान तुर्की और मुझे आती नहीं, तो क्या खाक सीखूँ। तो ये रीडिंग वगैरह नॉलेज ये तो चीज़ें पहले एग्जिस्ट हो करनी चाहिए। आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, आगे चलो। तो ये मेंटल ब्लॉक कैसे हटेगा? जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। और ये नहीं कि सिर्फ पेपर में जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपने, ऐसे नहीं होगी। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट प्रैक्टिस। कम से कम मैं रफली कह रहा हूँ कि आपको क्वालिटी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है 30-40 मरतबा तो करनी चाहिए अपने को 1 साल के जब अटैम्प्ट देने जा रहे हैं। ये भी कम से मिनिमम बता रहा हूँ, जितनी करोगे उतना आपका अच्छा है। देखिए एक बंदा, फॉर एग्जांपल आप 2 लड़की हैं, एक के पास नॉलेज कम है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा अच्छी है उसकी। आपके पास जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मैं चैलेंज करता हूँ वो आपसे ज़्यादा नंबर लेगी, बाकी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते। और आपको पता भी आइंस्टाइन ने क्या कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ऐसे भी आया था हमारा 2022 में, आई थिंक आया था। बिल्कुल, इमेजिनेशन ज़रूरी है। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। आपके पास दुनिया भर का नॉलेज जो बेकार है जब आप में इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज है वो कहाँ से आई है? इमेजिनेशन से तो आई है। नॉलेज कहाँ से आई? आसमान से तो नहीं टपकी थी। लोगों ने इमेजिनेशन की है, फिलोसफर्स ने, साइंटिस्ट ने, लेजेंड्स ने, दूसरे, तभी नॉलेज एग्जिस्ट करती है दुनिया में हमारे सामने। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। तो दैट्स वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इसी वजह से। थोड़ा सा देखें, मैं एक चीज़ आप नोट करेंगे, और मेरे लेक्चर मैं समझता हूँ कोई शायद 100% ना समझ सके, उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें थोड़ी फ़िलासफ़ी भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है। मैं रोड लर्निंग पे बेस नहीं कर रहा लेक्चर को, द वे अदर डू। मैं पढ़ा सकता हूँ वो रोड लर्निंग पे, वो क्रैम चीज़ें, वो कॉपी पेस्टेड करके ऑर्गेनाइज करके पढ़ा सकता हूँ। ये मेरी अपनी अप्रोच है, मेरी अपनी रिसर्च है। आपके माइंड्स में क्या है वो मुझे पता लग जाता है। तो थोड़ी साइकोलॉजिकल इन नेचर है, दैट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे आप इतने, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे इतने जल्दी। थोड़ा बस ये है कि जितना समझ सको समझ लो। हाँ, वो लोग ज़्यादा समझेंगे जो हर जगह से ख्वार होके आए हैं यहाँ पे, मतलब जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने डिफरेंट टीचर से पढ़ा है और डिफरेंट इवन कुछ अटैम्प्ट कर भी चुके हैं CSS या PCS।
वो ज़्यादा समझ रहे हैं, उनको पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने अटैम्प्ट किया हो या काफ़ी टीचर से पढ़ के आए हो ऐसे राइटिंग? एक तो होगा आई थिंक, कोई भी। आप है? कहाँ से पढ़ा है आपने? थोड़ा सा आइडिया ले लो। कितने साल तैयारी की है आपने CSS की? 1.5 साल की है। और ऐसे राइटिंग पढ़ी है पहले आपने? कहाँ से पढ़ी है? सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही। सलमान रज़ा, खैर वॉट एवर हु इज़। तो आपको डिफरेंस लग रहा है कि उसने आपने पहले क्या पढ़ा था और मैं पहले क्या पढ़ा हूँ? थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोले, कोई नहीं। डिफरेंस है। बिल्कुल, मतलब सबके, आप कहना चाह रहे हैं कि सबके डिफरेंट स्टाइल है पढ़ाने के, पर मैं कहता हूँ कि ऐसे राइटिंग इतनी डिफरेंट नहीं है जितनी लोग बनाते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी अप्रोचेस नहीं होनी चाहिए, एक बंदा अपनी अप्रोच से लिख रहा है, एक अपनी अप्रोच से, ये गलत है। अप्रोचेस होंगी पर बहुत कम होंगी, पर ये जो बेसिक चीज़ें हैं इन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मतलब देखिए, CSS स्टूडेंट एक अलग चीज़ है, CSS क्वालिफायर अलग, एक टीचर अलग चीज़ होता है। देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। खैर ये डिबेट है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, वही चीज़ है कि मेंटल ब्लॉक आपका रिमूव हो जाता है। मेंटल ब्लॉक आपका रिमूव होगा तो फ्लो ऑफ थॉट्स होगा। सिंपल है, कोई ड्रेनेज लाइन है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाता है, जो म्यूनसिपल सर्विसेज वाले को, तो ज़ाहिर है जो कोई वहाँ पे जब ब्लॉक होती है ना आपकी सेवरेज लाइन, तो कोई ब्लॉक होता है, और जब ब्लॉक हटा देते हैं तो फ्लो करता है आपका पूरा सिस्टम। उसके बाद फ्लो ऑफ थॉट्स होता है आपके पास, जनरेशन ऑफ डिफरेंट एंड मल्टीपल आइडियाज़ हो जाते हैं आपके पास, इससे पहले नहीं होते। उसके बाद थिंकिंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद देखिए, थिंकिंग एक होती है एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जितनी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी होगी, आपकी जो थिंकिंग होगी, जो आपके आइडियाज़ होंगे वो डिफरेंट होंगे दूसरे लोगों से। मतलब स्कोर आपको कैसे अच्छा मिलता है, यू हैव टू बी डिफरेंट इन अप्रोच, डिफरेंट इन क्वालिटी ऑफ आइडियाज़। देखिए, टॉपिक है कि हर बंदे ने उसको पढ़ा होता है, अब स्कोर उसको ज़्यादा मिलता है जो कितने अच्छे आइडियाज़ लाता है सामने। तो इसी ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस से आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो जाती है। और उसके बाद आखिरी तो पता है कि डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट हो जाता है ऐसे के लिए, यानी कि आपको ऐसे में लिखना क्या है, पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाता है थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग। सिंपली मैं कहता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऐसे राइटिंग एज वेल एज थिंकिंग स्किल्स। आपका पूरा ऐसे राइटिंग डिपेंड्स ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। वही कहता हूँ कि टॉपिक सिलेक्शन और ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पास होंगे या फेल, ये इधर से पता चलेगा। नेक्स्ट, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है लिखने के साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की, ये ज़्यादा फेवरेट मेथड है या पहले? किस तरह समझे नहीं मैं? जैसे आप कोई भी टॉपिक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन भी लिख लिया, अब आप लिखना शुरू कर रहे हैं, साथ साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ लिख भी रहे हैं। ये गलत है। देखें, इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कोहेरेंस नहीं होगा, चीज़ें इधर उधर जा रही होंगी। और CSS का पेपर उठा के देख लें आप, ऐसे का उसमें इंस्ट्रक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए। FPSC की रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ पेपर का सैम्पल, उसमें क्या रिक्वायर होता है। वो आपका जो ऐसे बनेगा वो ऐसे की माना पूरा नहीं उतरेगा। आपके जो चीज़ आपने पहले लिखनी है आप वो एंड में दे रहे हैं, कुछ चीज़ें उठा के, मतलब कोई पता नहीं, आपको सर पैर कुछ नहीं मिलेगा उसको। मतलब डिसजॉइंटेड पीस ऑफ राइटिंग आपका होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये जो है बहुत फैटल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, जवाब मिल गया आपको? ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स भी होती हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं। रैंडमली करोगे तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स।
जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। फिर भी इनमें से मैं 3 रिकमेंड करूँगा, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। हर किसी बंदे की अपनी फिर वो कंफर्ट लेवल है कि वो कौन सी को अडॉप्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले होती है माइंड डंपिंग और फ्री राइटिंग जिसको कहते हैं। एक चीज़ याद रखना है, इसमें कुछ जो प्रैक्टिस हैं टेक्निक्स वो बिफोर एग्ज़ाम की जाती हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और जो कुछ हैं वो एग्ज़ाम में करते हैं, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं वैन डायग्राम। एक वैन फिलोसोफर था, उसने एक डायग्राम क्रिएट किया था कि इसको मद्देनज़र रख के हम सोच सकते हैं किसी भी चैलेंज पे, प्रॉब्लम पे, किसी भी टॉपिक पे। उसके बाद आपकी आती है माइंड मैपिंग, जिसको स्पाइडर मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ उन पे। उसके बाद क्वेश्चन मैट्रिक्स और जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस, यानी कि हमारे पास वो 5 W's and 1 H, जिनकी मदद से हम पूरा टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म कर सकते। आवाज़ नहीं आ रही? सर थोड़ा थोड़ा चेयर्स आगे कर लेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन हो जाएगा। कर सकते हैं बट